So here it is, and the first video, because I cannot take your online class in Google Meet because every day I am facing some meeting and all. Tomorrow also I am having meeting, today is also I am having meeting in school. That is why I can't take your class in that time. इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ. आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? छोटे छोटे पदार्थ या छोटे छोटे जीव जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं खाली आँखों से, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हमने इतना तो पढ़ लिया था. हम लोग वहाँ पर जाके स्टॉप हुए थे जहाँ पर कि हमने देखा कि डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है. जैसे दही बनाने के लिए, ठीक है, दही बनाने के लिए क्या होता है, उसको दही 1 चम्मच दही 1 कटोरे दूध में जब डाल दिया जाता है तो वो क्या होती है, वो उस पूरे 1 कटोरी दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है फंगस से. जो कि लैक्टोबैसिलस जिसको कहते हैं. इसके अलावा हम लोग ब्रेड जो बनाते हैं, ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा हम लोग इडली, डोसा, ढोकला ये सब बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और कोई भी चीज़ को सॉफ्ट बना देता है. ठीक है, ये तो हमने घरेलू यूज़ देखे हैं. अब हम लोग देखेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स. कमर्शियल यानी जो दुकानों में बिकती है ऐसी चीज़ें जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनती है. जैसे कि अल्कोहल यानी शराब जो होती है वो फर्मेंटेशन से बनती है. ईस्ट के फर्मेंटेशन से ये बनती है और ये कमर्शियल प्रोडक्ट है. इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक कि लुईस पैस्चर कौन थे. लुईस पैस्चर ने सबसे प्रथम फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन को 1857 में. फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो अल्कोहल बनाने के लिए होता है वो क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट इज़ used in the manufacture of alcohol and alcoholic drink like beer and wine on a large scale. Wine is prepared by fermentation of sugar of grapes. किया जाता है शराब बनाने के लिए, ये अल्कोहल, बियर, वाइन ये सब बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, जैसे ग्रेप्स, अंगूर, फ्रूट को लाया जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है, उसको कूट के, फिर उसको क्या किया जाता है, बहुत दिनों के लिए इसको बार्ले जो होता है वो डालकर उसको फर्मेंट यानी सड़ाया जाता है. बहुत दिनों तक रख के एक कंटेनर में इसको सड़ाया जाता है. जब उसमें से एक बदबू निकलने लगती है, एक अजीब सी महक निकलने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया उसमें जमा हो जाता है. तो उसी एरोबिक बैक्टीरिया के साथ उसको फिर से मसल दिया जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, फिर उसको छाना जाता है. छानने के बाद फिर उसको फर्मेंट किया जाता है. इस तरह से बहुत दिन रखने के बाद जब ये सड़ जाती है तो एसिटोबैक्टर नामक एक विनीगर एसिड उस अल्कोहल में पैदा होता है. उसको सेपरेट किया जाता है और इसी प्रकार से अल्कोहल बनता है. in your book it is showing that वैक्सीन और एंटीबायोटिक बनाने के लिए बैक्टीरिया का या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम होता है. रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन. देखिए, आजकल हम लोग तो देख ही रहे हैं कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है. ये वैक्सीन कैसे बनता है, जो रोग होता है उसी से फंगिस और बैक्टीरिया उसको लेके हम लोग स्टडी करते हैं. स्टडी करने के बाद उसका एंटीबायोटिक बनाया जाता है ताकि जो डिज़ीज़ का जो ग्रोथ है वो ना बढ़े. जैसे कि पेनिसिलिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने. पेनिसिलिन जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, जो सबसे पहला वैक्सीन हुआ करता था और ये दर्द के लिए होता था. पेनिसिलिन
इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मोल्ड पेनिसिलियम, ये भी एक बैक्टीरिया से लिया जाता है. सम अदर एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगी आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन का तो अभी आजकल आप लोग खूब नाम सुन रहे होंगे. एंड एंटीबायोटिक आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल सम डिजीजेज इन एनिमल के भी बहुत सारे डिजीज़ को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनता है. आपको पॉक्स के बारे में पता ही होगा. चेचक की दवाई चेचक के बैक्टीरिया से ही बनी है. उसकी एंटीबॉडी जो है वो चेचक की जो एंटीबॉडी, चेचक होने पर जो एंटीबॉडी होता है वो चेचक के बैक्टीरिया से ही बनी है. अंडरस्टूड. और एक बात आप लोग याद रखिए, एक क्वेश्चन जो यहाँ बताया गया, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली इफ़ एडवाइज बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर. अगर आपको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर या डॉक्टर आपको बताता है कि हाँ आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, तभी आप लेंगे. विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हमें कोई भी दवाई इनटेक नहीं करना चाहिए. इसके अलावा ये जो वैक्सीन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को ये कुछ इफ़ेक्ट करता है. जैसे माइक्रोब्स आर यूज टू मेक वैक्सीन ऑल्सो. वैक्सीन्स आर सब्सटेंसेस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज़ेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और ये कुछ मैटर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज के सिचुएशन के साथ बहुत क्या कर रही है, ये मेल खा रही है, पैरेलल चल रहा है. जैसे कि वैक्सीन हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ाती है. इम्यूनिटी यानी सहन शक्ति की जो क्षमता होती है वो. डिजीज़ जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये वैक्सीन से ही जाता है. और वैक्सीन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग. ये वैक्सीन हम लोग इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी में डालते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. नाउ सी, एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए यानी चेचक, जो छोटी चेचक होती है, उसके लिए वैक्सीन बनाया था. अच्छा, एंटीबॉडी क्या होती है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ वो चीज़ होती है जो कि हमारे ब्लड में जाकर, खून में जाकर इम्यूनिटी को बढ़ाती है. For example, bacteria and yeast are used to making vitamin B complex tablet. B complex tablet देखे हो ना आप लोग? मेरे पास है. B complex जो टैबलेट होती है ना, उसमें विटामिन वाली स्मेल आती है, तो ये टैबलेट बैक्टीरिया और ईस्ट से ही बनती है. ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन कैन ऑल्सो बी इंसुलिन. ये इंसुलिन का प्रॉब्लम कब होता है? जब किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है ना, तो उसके बॉडी से धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा चली जाती है. और इंसुलिन जो होता है वो आपके फूड आइटम में होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खाते नहीं हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक लौकी, खीरा, इनमें ऑलरेडी इंसुलिन होता है. अगर हम लोग उस चीज़ को नहीं खाएंगे, लौकी खीरा को, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, हमें डायबिटीज़ हो जाएगा. फिर हमें रोज़ एवरी डे एक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा इंसुलिन का. इंसुलिन एक बहुत ही भयंकर एक प्रकार का इंसुलिन का दवाई होता है, इंजेक्शन होता है, जो हमें खुद अपने बॉडी में लगाना होता है अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए. तो इसीलिए बच्चों, अभी से आप लोग लौकी, खीरा, ये हरी सब्जी खाना शुरू करो ताकि बॉडी में इंसुलिन की कमी ना हो. नाउ इट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म, कीटाणु, जो बहुत हार्मफुल होते हैं. हमने तो कुछ अच्छी चीज़ें देखी जैसे फंगीज, ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो कि लैक्टोबैसिलस जैसे. उससे क्या हुआ, हमें फ़ायदा हुआ, हम लोग उसको
यूज़ करते हैं, कमर्शियली भी और डोमेस्टिक भी, जैसे कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, इडली डोसा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग घर पे बनाते थे। तो इससे कोई हमें क्षति नहीं होती थी। लेकिन कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है अभी देखते हैं। कि हवा में कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हवा से फैलते हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो पानी से फैलते हैं, कुछ इंसेक्ट से फैलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज कॉल्ड पैथोजन एंड जर्म्स। छोटे ऑर्गेनिज्म या फिर कीटाणु जो हमें नाश पहुंचाती है, जो हमें बीमारियां देती है, उन्हें पैथोजेंस या जर्म्स कहते हैं। जो एयर से फैलती है, जैसे कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मम्स जो गले में होता है, गला सूज जाता है, टॉन्सिल फूल जाता है, वो मम्स होता है। ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, पोलियो, ये सारी बीमारियां जो है ये क्या हवा से फैलती है। और कुछ बीमारियां होती है जो, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हवा, पानी और खाने से होता है, जैसे कि पानी से कॉलेरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस होता है फूड से। जॉन्डिस जिसे कहते हैं, अगर ज़्यादा तेल वाला सामान खाओ, बहुत तला हुआ चीज़ खाते हैं तो हेपेटाइटिस ये रोग हमें दिखता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कि आज के समय में सबसे बड़ा वायरस डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, वो क्या है, कोरोना वायरस। जर्म्स ऑफ डिजीज़ लाइक रिंग वॉर्म्स, दांत खुजली, कॉमन फ्लू, चिकन पॉक्स, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। अगर किसी बीमार आदमी को आप टच कर लोगे, तो अगर किसी को इस तरह की डिजीज़ेज़ हैं और उसको आपने टच कर लिया तो क्या होगा, आपको भी वो बीमारी होगी इंसेक्ट के द्वारा। जैसे मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो सबसे डेंजरस मॉस्किटो जो कि मलेरिया कैरी करता है और ये फीमेल होता है। तो ये जो डेंगू वायरस वगैरह होती है वो मॉस्किटो से होती है, यानी इंसेक्ट के द्वारा ही ये जो वायरस है ट्रैवल करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कट एंड वुंडेड, कट जाने से या फिर चोट लगने से भी हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं और उससे क्या होता है, बीमारी होती है। जैसे कुछ जर्म्स, टिटेनस अगर हमारी बॉडी में आ गया, जैसे कि आपका हाथ या पैर किसी लोहे की वस्तु से कट जाए, तो इससे क्या होता है, टेटनस नाम का एक जर्म होता है जो हमारी बॉडी में आ जाता है, जिससे रिलीज़ होने के लिए या जिसको ठीक करने के लिए हमें टेटनस नाम की इंजेक्शन लगानी पड़ती है, या टेटबैक नाम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे कि वो जर्म पूरी तरह से हमारी बॉडी से मर जाता है या हट जाता है। नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखिए एंथ्रेक्स जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियम है, हम लोगों ने देखा था पिछले पेज में। ये क्या करता है, ह्यूमन और कैटल दोनों को इफ़ेक्ट करता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस हमारे मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम होती है या बीमारी होती है वो वायरस की वजह से होती है। इसीलिए हमें अपने मुंह को हमेशा अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। साइट्रस कैंकर, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि फ्रूट्स में होता है। फ्रूट्स में जब कीड़े पड़ जाते हैं, मोस्टली ये जो होता है ना, ये जो साइट्रस कैंकर होता है, ये गुआवा में आपको ज़्यादा दिखेगा। देखिए पौधों में भी कुछ डिजीज़ेस ऑकर करता है वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे येलो वेन मोज़ाइक, ये एक प्रकार का वायरस है जो कि वेजिटेबल्स को इफ़ेक्ट करता है, मोस्टली इन भिंडी में ये इंसेक्ट दिखते हैं। रस्ट एंड स्मथ ऑफ व्हीट इज़ कॉज्ड बाय फंगस, ये वायरस है, ये फंगस है। ये एयर्स के थ्रू और सीड के थ्रू ये व्हीट में
जाता है या फिर किसी भी ग्रेन में जाता है। पोटैटो ब्लाइट, ये पोटैटो में ये फंगल डिजीज़ होता है कुछ इस प्रकार का। अंडरस्टूड। ड्यूरिंग 1845 to 1847 in Ireland, the potato crop was destroyed by potato blight fungus. It caused many people to starve. ये जो फंगल डिजीज़ है पोटैटो में, ये इस अवधि पर आयरलैंड में देखा गया था, जिस वजह से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गई थी। और पोटैटो तो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है ना, इसीलिए पोटैटो में डिजीज़ हो जाना मतलब लोगों के अंदर एक डर भी आ जाता है उसे खाने में, और एक उसकी क्राइसिस भी होती है। अब हम लोग एक अलग से टॉपिक में जाएंगे जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल क्या होता है? कम्युनिकेबल मतलब सामूहिक, यानी अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो और आप किसी अनहेल्दी के पास जाते हो, तो आप अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि आप लोग बस में सफ़र कर रहे हो तो किसी ने बड़ी तेज़ी से छींक दिया और वो बीमार आदमी था, अनहेल्दी था, तो आसपास के सभी लोगों में वो वायरस जाएगा और वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करेगा, बनाएगा, यानी अगले दिन से आप भी छींकने खांसने लगोगे। डिजीज़ेस जो कि इंसेक्ट के द्वारा आती है, जैसे कि मॉस्किटो, ये कंट्रोल नहीं किया जा पाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्रीडिंग करती है, यानी एक के बाद एक इसकी ये जन्म देती रहती है। सो वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, हमें कभी भी एक जगह स्टैग वाटर नहीं रखना चाहिए, यानी कलेक्ट वाटर नहीं रखना चाहिए अपने आसपास। उससे क्या होता है, उस कलेक्टेड वाटर वो ख़राब हो जाती है और उसमें एक के बाद एक मच्छर उसमें जन्म लेता रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो मच्छर वहीं से क्या होगा, हमारे घर तक पहुंच जाएगा, हमको काटेगा, फिर हमको मलेरिया हो जाएगी। यहाँ देखिए आपके बुक में क्या बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके खाने को ख़राब कर देता है, जैसे दूध को खट्टा कर देता है, पोटैटो को रॉटन यानी सड़ा देता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स को भी सड़ा देता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये भी एक संगत की वजह से होती है। जैसे अगर आपकी टोकरी में 1 किलो आलू है, एक ख़राब है, तो 2 दिन में वो और 2-4 आलूओं को ख़राब कर देगी, और वो 2-4 आलू फिर और 2 दिन में और 4-5 आलूओं को ख़राब कर देगी, इस तरह से। और एक चीज़ होती है, जैसे कि आपने दूध रखा है बाहर और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, बड़ी गर्मी है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन जाती है, और जो क्या करता है, दूध को खट्टा कर देता है, यानी दूध को ख़राब कर देता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है टॉक्सिक। व्हाट इज़ टॉक्सिक? टॉक्सिक क्या होता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जब हम लोग कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स खाते हैं ना, जिसमें साइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा हो, तो अगर वो फर्मेंट यानी सड़ गई है और हमने उसको कंज्यूम कर लिया, यानी ले लिया या खा लिया, तो हमारे बॉडी में टॉक्सिक नाम का एक सब्सटेंस बनता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बढ़ावा देता है, और इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टियाँ होती है, डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, इसे कहते हैं फूड पॉइज़न। और फूड पॉइज़न कैसे होता है? अगर हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस यानी सड़ा हुआ खाना, सड़ा हुआ फल, ये सब खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस से बनता है, और हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और इसका सिम्टम क्या होता है? पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, ये सब। अंडरस्टूड? आप लोग ये जो पार्ट देख रहे हैं, रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इसको आप लोग घर पे खुद स्टडी करेंगे, ओके। इतना पार्ट मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है। उससे पहले ये थोड़ा सा पार्ट आप लोग खुद अपने आप पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स
एंड बायोगैस, टैनिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक को मैं कल आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। इसमें जो भी मैटर है उसको मैं क्लियर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपने कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए। मैं कॉपी के वर्क भी आप लोगों को उसका फ़ोटो खींच के मैं सेंड कर दे रही हूँ। ओके, टिल देन बाय।